तो आज हम बात करेंगे कि दुनिया के सबसे बड़े कॉन्स्टिट्यूशन संविधान को सबसे आसान तरीके से कैसे समझे। जो दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है और जिसे बनने में 3 साल से ज़्यादा समय लगा। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भारत के संविधान जिसमें 448 आर्टिकल्स है, जो सिर्फ नंबर्स में ही ज़्यादा नहीं पर समझने में भी उतना ही मुश्किल है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल 1.5 लाख से भी ज़्यादा शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, जबकि अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ 7 मेन आर्टिकल्स है, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स को मिलाकर 7,591 वर्ड्स हैं, जो भारत के संविधान से बहुत कम है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जिसने हमें इतनी आसान ज़िंदगी दी है, क्या हम जान सकते हैं उस पूरे संविधान को और ये कि संविधान हमसे क्या चाहता है? अब सवाल ये है कि भारत की इतनी बड़ी पॉपुलेशन को क्या पूरा संविधान पढ़ना पड़ेगा? और क्या पूरे देश की पॉपुलेशन सारे आर्टिकल्स को समझने इतनी पढ़ी लिखी है? और क्या सारे आर्टिकल्स याद रखना आसान है? कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को जाने बगैर भी हम अच्छे नागरिक या सिटीज़न के रूप में उभर कर आ सकते हैं? तो सारे सवालों का जवाब है नो। तो हम कैसे कॉन्स्टिट्यूशन का नेचर जानेंगे? इसके लिए हमें सिर्फ 9 वर्ड्स और उनका मतलब समझना पड़ेगा, और वो 9 वर्ड्स मिलकर बनता है प्रेएम्बल। इसका मतलब है प्रेएम्बल को जान लेना मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आइडियल्स और एस्पिरेशंस को जान लेना। प्रेएम्बल को कॉन्स्टिट्यूशन के इंट्रोडक्शन भी माना जाता है। प्रेएम्बल पूरे कॉन्स्टिट्यूशन की समरी है। जैसे किसी भी मूवी के रिलीज़ होने से पहले उसका ट्रेलर बताया जाता है, जिससे आप मूवी का कंटेक्स्ट समझ पाएँ, वैसे ही इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के इंपॉर्टेंट पार्ट्स को मिलाकर प्रेएम्बल बनाया गया है, जिससे आप प्रेएम्बल के इंपॉर्टेंट पार्ट्स को समझ पाएँ। प्रेएम्बल के इन 9 वर्ड्स को 2 पार्ट्स में बांटा जा सकता है। पहला आइडियल्स, दूसरा एस्पिरेशंस। आइडियल्स में सॉवरेनिटी, सेक्युलर, सोशलिस्ट, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक आता है। वही एस्पिरेशंस में जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी। सॉवरेनिटी मीन्स कंट्रीज गवर्नमेंट इज टोटली इंडिपेंडेंट इन इट्स ओन डिसीजन मेकिंग। सॉवरेनिटी मतलब देश की सरकार खुद के फैसले लेने के लिए पूरी तरह इंडिपेंडेंट या आज़ाद है, और वो किसी भी इंटरनल या एक्सटर्नल पावर को उससे ऊंचा नहीं मानती, ना तो बॉर्डर के अंदर ना तो बॉर्डर के बाहर। लेकिन एलपीजी के दौर में बोलना कि देश पूरी तरह सॉवरेंट है शायद गलत हो, क्योंकि इंटरनेशनल ट्रीटीज़ और एग्रीमेंट्स और यूनाइटेड नेशन जैसी ऑर्गेनाइजेशन देशों पर उनकी मुताबिक काम करने के लिए दबाव बनाती है, और भारत देश में सिविल सोसाइटीज़ भी स्ट्रॉन्ग हो रही है, जो सरकार पर उनकी मांगें पूरी करने के लिए दबाव बनाती है। हम आज पाकिस्तान को पूरी तरह से सॉवरेन नहीं कह सकते, क्योंकि उस पर जिन देशों ने लोन दिया है वह उस पर मनमाना काम करवा सकते हैं और करवा भी रहे हैं। इन सब के बावजूद भारत पूरी तरह से सॉवरेन है। भारत को जो देश के हित में दिखता है भारत वही करता है। जैसे रशिया पर सैंक्शंस होने के बावजूद भी भारत रशिया से ऑयल खरीदता है, और बाकी जगह भी भारत यही करता है। हमारे देश का हित सबसे ऊपर है। सेक्युलरिज्म मतलब देश किसी भी धर्म को अपना ऑफिशियल रिलीजन नहीं मानता। जब कोई देश किसी एक धर्म को अपना ऑफिशियल रिलीजन मान लेता है या किसी धर्म के देश में होने से आपत्ति दर्ज करता है, तो वह सेक्युलर नहीं है। जैसे पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इराक, ईरान। सेक्युलरिज्म 2 टाइप के होते हैं। एक जो फ्रांस में फॉलो होता है, जो किसी भी धर्म से रिश्ता नहीं रखता। दूसरा भारत में जो सारे धर्मों से रिश्ता रखता है। जो सेक्युलरिज्म वेस्ट में फॉलो होता है, भारत का सेक्युलरिज्म उससे अलग है। जहाँ वेस्ट के देश सारे धर्मों से अपनी बराबर दूरियां बनाकर रखते हैं, वहीं भारत सारे धर्मों को अपने पास रखता है और अप्रिशिएट भी करता है बिना किसी धर्म से भेदभाव किए। वेस्ट के देश जो फैसला लेते हैं वो धर्म को देखकर नहीं लेते, वहीं भारत फैसला लेने से पहले धर्म की आकांक्षाएं देखता है, पर सारे धर्मों की, ना कि किसी एक धर्म की। सोशलिज्म इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज अमंग पीपल। सोशलिज्म एक फिलोसफी के रूप में एक सिनेरियो पाना चाहता है जहां समाज के सारे लोग उन संसाधनों का फायदा ले पाएं और कोई भी पूरी तरह से छूट ना जाए। पर जो सोशलिज्म का रास्ता भारत फॉलो करता है वो मार्क्सिस्ट सोशलिज्म से अलग है, जो भूतपूर्व या अर्स्टवाइल यूएसएसआर में फॉलो किया जाता था, जिसमें कंप्लीट नेशनलाइजेशन भी शामिल थी। भारत सोशलिज्म के जिस रास्ते को फॉलो करता है उसे डेमोक्रेटिक सोशलिज्म या फेबियन सोशलिज्म कहा जाता है, जिसमें हम कंप्लीट नेशनलाइजेशन के लिए नहीं जाते, जहां सरकार को हर रिसोर्स या संसाधन का मालिक बना दिया जाता है और देश का हर उत्पादन या प्रोडक्शन सरकार के हाथ में होता है। इस जगह फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मिक्स्ड इकोनॉमी को चुना, जिसमें हमने ज़रूरत के अनुसार सोशलिज्म, बाकी जगह कैपिटलिज्म के लिए कुछ रूल्स के साथ, जैसे प्रोग्रेसिव टैक्सेशन, लैंड सीलिंग, जमींदारी एबोलिशन, सरकार के द्वारा दी जाने वाली स्कीम्स को दे दी, ताकि कोई भी उत्पादन या प्रोडक्शन का फ़ायदा लेने से वंचित ना रह जाए, और कंप्लीट नेशनलाइजेशन जैसी अनडेमोक्रेटिक जरियों को भी छोड़ा। डेमोक्रेसी एक पॉलिटिकल सिस्टम है जहां लोगों के हाथ में देश की बागडोर होती है। या तो सीधे वो फैसले लेते हैं, डायरेक्ट डेमोक्रेसी,
या वो रिप्रेजेंटेटिव के ज़रिए फैसले लेते हैं। इनडायरेक्ट या रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। भारत इनडायरेक्ट या रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी के मॉडल को फॉलो करता है। उसके कारण है कि भारत की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बड़ी है, जिसके कारण भारत की जनता जो फैसले लेती है वो उन्हीं में बहुत ज़्यादा उलझे होते हैं। लेकिन अगर लोग गलत रिप्रेजेंटेटिव को पावर में लेके आ जाए तो ये डेमोक्रेसी के लिए बहुत बड़ा खतरा है, क्योंकि गलत रिप्रेजेंटेटिव लोगों की उम्मीद पर कभी खरा नहीं उतरता। गलत रिप्रेजेंटेटिव पावर में आने के कारण है वोटर्स ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते और वो रिप्रेजेंटेटिव के बारे में जानकारी भी नहीं रखते, और ना वो रिप्रेजेंटेटिव या उसकी पार्टी की जानकारी लेने की कोशिश करते हैं। और बहुत लोग पेरोकल ग्राउंड्स पर बटे होते हैं और वो सिर्फ धर्म, जाति, भाषा, जगह को नज़र में रखकर वोट देते हैं बिना उस रिप्रेजेंटेटिव की जानकारी लिए। गरीबी भी गलत रिप्रेजेंटेटिव को वोट करने पर मजबूर करती है। शहरी जगह पर कम वोट डालना भी डेमोक्रेसी के लिए खतरा है। उसकी जगह पेड मीडिया जो गलत कैंडिडेट को अच्छी लाइट में बताकर उसका सच छुपाती है। सबसे इम्पोर्टेंट, एब्सेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग टूल्स ऑफ अकाउंटेबिलिटी जैसे राइट टू रिकॉल और नेगेटिव वोट सिस्टम भी डेमोक्रेसी को कमज़ोर करते हैं। रिप्रेजेंटेटिव्स का लोगों से ना मिलना भी डेमोक्रेसी के लिए खतरा है। इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स, रिस्पॉन्सिबल मीडिया और जुडिशरी डेमोक्रेसी को मजबूत कर सकती है। रिपब्लिक एक ऐसा सिस्टम जहाँ छोटे से छोटे पद का अधिकारी से लेकर बड़े अधिकारी तक लोगों द्वारा चुने जाते हैं, जैसे पार्षद, विधायक, सांसद से लेकर राष्ट्रपति तक लोगों द्वारा चुने जाने वाली जगह को रिपब्लिक कहा जाता है। जस्टिस प्रेमबल एक विस्तृत न्याय की बात करता है। कॉन्स्टिट्यूशन हमें पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस देने का वादा करता है। लिबर्टी का मतलब है किसी एक व्यक्ति, समूह या संस्था का किसी दूसरे व्यक्ति, समूह या संस्था पर मनमाना व्यवहार ना होना। इक्वालिटी प्रेमबल इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी और इक्वालिटी ऑफ स्टेटस की बात करता है, जब बिना किसी भेदभाव के हर व्यक्ति के साथ एक जैसा व्यवहार होगा। फ्रेटर्निटी एक भाईचारे की भावना जो भारत के हर व्यक्ति में हो, जो एकता और अखंडता को बढ़ावा दे। इम्पोर्टेंट फैक्ट्स अबाउट प्रेमबल। सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटेग्रिटी जैसे शब्द प्रेमबल में पहले नहीं थे। यह 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 में लाए गए। प्रेमबल गवर्नमेंट के किसी भी ऑर्गन को पावर नहीं देता, ना किसी की पावर छीनता है। प्रेमबल कॉन्स्टिट्यूशन का सबऑर्डिनेट है। अगर कभी कॉन्स्टिट्यूशन और प्रेमबल में लड़ाई हो तो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन जीतेंगे। डी बासु ने कहा कि प्रेमबल कॉन्स्टिट्यूशन की फिलोसफी और थीम है। प्रेमबल वो चाबी है जिससे हम कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वालों के दिमाग को पढ़ सकते हैं और उनके मन की असली भावनाओं को बाहर ला सकते हैं, जो उनके मन में तब थी जब वह कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे। कॉन्स्टिट्यूशन कस्टमरी है, कंपलसरी नहीं। किसी भी देश के संविधान में प्रेमबल हो यह ज़रूरी नहीं। जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में प्रेमबल नहीं था। प्रेमबल हमें बताता है कि जनता सबसे ज़्यादा ताकतवर है, क्योंकि सरकार कॉन्स्टिट्यूशन से पावर लेती है और कॉन्स्टिट्यूशन जनता से पावर लेता है।